एक सड़क दुर्घटना की कल्पना कीजिए। एक हाईवे है और रात का वक्त है। एक गाड़ी सड़क पर बिल्कुल तिरछी खड़ी है, उसके शीशे टूटे हुए हैं और टायर से धुआं निकल रहा है। वहां कुछ लोग जमा हो गए, कोई अपने फोन से बस वीडियो बना रहा है, कोई दूर खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा है और कोई वहीं जमीन पर बेसुध पड़ा है। अब किसी ने 112 पर कॉल कर दिया है और ऑपरेटर ने बताया कि एम्बुलेंस को आने में अभी 7 मिनट लगेंगे, बस 7 मिनट। देखिए, सुनने में ना 7 मिनट बहुत कम लगते हैं। मतलब जब हम कोई वीडियो देखते हैं या ऐसे ही फोन पर बात करते हैं तो 7 मिनट तो पलक झपकते ही गुजर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, पता भी नहीं चलता। राइट। लेकिन जब किसी के शरीर से खून बह रहा हो या उसके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही हो, तो मेडिकल साइंस में वो 7 मिनट एक पूरी उम्र के बराबर होते हैं। वो 7 मिनट ही असल में तय करते हैं। एग्जैक्टली। तो आज हमारी इस गहरी चर्चा का पूरा फोकस इसी 7 मिनट के रहस्य को सुलझाने पर है। हम हर घर से एक सैनिक किताब के चैप्टर 11 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका टाइटल है द नॉलेज दैट सेव्स लाइव्स, यानी वो ज्ञान जो जान बचाता है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक बात जो मेरे लिए बहुत क्लियर हो गई, वो ये कि किसी की जान बचाना सिर्फ सफेद कोट पहने डॉक्टर्स या उस सायरन बजाती एम्बुलेंस का काम नहीं है। सही बात है। फर्स्ट रिस्पॉन्स या शुरुआती मदद के कुछ ऐसे सटीक और बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो कोई भी आम इंसान उठा सकता है। और इस विषय पर बात करना ना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि एक्सीडेंट होने पर हमें बस किसी मदद के आने का इंतजार करना है। लेकिन असल बात यह है कि किसी बड़े ट्रॉमा या चोट के बाद का जो पहला घंटा होता है ना, उसे मेडिकल भाषा में गोल्डन आवर कहा जाता है। गोल्डन आवर? अच्छा। हाँ, एक्सीडेंट होने और प्रोफेशनल मेडिकल मदद पहुंचने के बीच का जो ये जो विंडो होता है, ये शरीर के लिए सबसे नाजुक वक्त होता है। तो इस गोल्डन आवर के पीछे की साइंस असल में काम कैसे करती है? मतलब ऐसा क्या बदल जाता है शरीर में उस 1 घंटे के अंदर? मैं बस सोच रही थी कि आखिर 1 घंटा ही क्यों? मैं समझता हूँ। देखिए, जब शरीर को कोई बड़ा झटका या चोट लगती है तो अंदरूनी या बाहरी तौर पर खून बहना शुरू हो जाता है। अब शरीर का पूरा सिस्टम इस कोशिश में लग जाता है कि वो जरूरी अंगों तक, जैसे दिमाग और दिल, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाता रहे। बॉडी अपना सर्वाइवल मोड ऑन कर लेती है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर खून बहना नहीं रुकता या फिर सांस लेने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत तेजी से गिरने लगता है। तो गोल्डन आवर वो समय सीमा है जब तक शरीर इस नुकसान को झेलने की पूरी कोशिश करता है। ओ, मतलब बॉडी एक लिमिट तक ही फाइट कर सकती है। सही कहा। अगर इस 1 घंटे के भीतर बेसिक मदद मिल जाए, जैसे बहते खून को रोक दिया जाए या सांसें चालू रखी जाएं, तो किसी भी इंसान के बचने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ये वक्त निकल गया ना, तो दुनिया का बेहतरीन सर्जन भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तक दिमाग के सेल्स हमेशा के लिए डैमेज हो चुके होते हैं। ये तो बहुत डरावना है। किताब पढ़ते हुए मुझे एक कॉन्सेप्ट ने बहुत हिट किया। लेखक ने दुर्घटना स्थल पर खड़े एक आम राहगीर की, यानी एक बाईस्टैंडर की तुलना एक ह्यूमन ब्रिज से की है। मतलब एक इंसानी पुल। हाँ, ये एक बहुत अच्छा एनालॉजी है। अगर हम सब इसको थोड़ा विजुअलाइज करें ना, तो एक तरफ वो टूटता हुआ किनारा है, यानी वो एक्सीडेंट जिसमें किसी की जान जा रही है, और दूसरी तरफ है रेस्क्यू बोट, यानी वो एम्बुलेंस जो अभी रास्ते में है। तो उस घायल इंसान को उस ह्यूमन ब्रिज पर ही टिके रहना है जब तक वो एम्बुलेंस वहां ना पहुंच जाए। लेकिन देखिए, यहाँ सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी सोच है। अगर सड़क पर कोई खून से लथपथ पड़ा है तो किसी भी आम आदमी का पहला रिएक्शन तो डर का ही होता है ना। लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई मेडिकल ट्रेनिंग तो है नहीं, उन्होंने कभी किसी का इलाज नहीं किया। बिल्कुल। तो अगर उन्होंने घायल व्यक्ति को छुआ और गलती से कुछ गलत हो गया तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। ये डर इतना गहरा होता है कि लोग कुछ भी करने के बजाय वहां खड़े होकर बस तमाशा देखना चुनते हैं। देखिए, ये डर बहुत ही स्वाभाविक है। कोई भी इंसान किसी दूसरे का नुकसान थोड़ी करना चाहता है। लेकिन अगर हम इसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो डर की वजह से कुछ ना करने का रिजल्ट हमेशा 0 होता है। 0। हाँ, अगर किसी के शरीर से खून बह रहा है और उसे छुआ नहीं गया डर के मारे, तो उसकी जान पक्के तौर पर चली जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में कोई इम्परफेक्ट एक्शन, यानी अगर मदद का तरीका थोड़ा बहुत गलत भी हो, तो भी वो एक्शन कुछ ना करने से हमेशा बेहतर होता है।
वे मतलब अगर किसी को कोई परफेक्ट फर्स्ट एड नहीं भी आता, लेकिन वो सिर्फ खून रोकने की कोशिश करता है, तो वो चुपचाप खड़े रहने से लाख गुना बेहतर है। 100%। कुछ ना करने से तो हमेशा बेहतर है। बस जरूरत इस बात की है कि उस गोल्डन आवर में लिए जाने वाले कुछ बहुत ही बेसिक स्टेप्स हर किसी को पता हो। इसके लिए कोई बहुत बड़ी मेडिकल डिक्शनरी रटने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है यही बात इस चैप्टर को इतना ज़रूरी बनाती है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल थ्योरी नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकल कदम है जो एक हादसे के ठीक बाद उठाए जाने चाहिए। तो चलिए उस सड़क दुर्घटना वाले सीन में वापस चलते हैं जरूर। और समझते हैं कि हादसे के पहले कुछ सेकंड से लेकर एम्बुलेंस आने तक आखिर एक राहगीर को एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। जो पहला कदम बताया गया है वो क्या है? तो देखिए, जब भी कोई ऐसा हादसा सामने हो तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम घायल के पास दौड़कर जाना नहीं है। अच्छा, ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। हाँ, थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सबसे पहले उस पूरे सीन को सेफ बनाना होता है। कोई भी इंसान वहां मदद तभी कर पाएगा जब वो खुद सेफ हो। ओ राइट, ये तो काफी लॉजिकल बात है। अगर कोई किसी अंधेरे हाईवे पर घायल व्यक्ति को बचाने के लिए सड़क के बीचों बीच खड़ा हो जाए और पीछे से आ रहा कोई बड़ा ट्रक उसे ही टक्कर मार दे, तो एक की जगह 2 लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। एग्जैक्टली। इसीलिए सबसे पहले अपनी गाड़ी के हैजर्ड लाइट्स ऑन करें, और अगर रात का समय है तो अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट या फिर गाड़ी में जो रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल होता है उसका इस्तेमाल करें, ताकि दूर से ही पीछे आने वाले ट्रैफिक को पता चल जाए कि आगे कुछ हुआ है। सही है। और जब वो दायरा थोड़ा सेफ हो जाए, तब अगला कदम होता है प्रोफेशनल मदद बुलाना, यानी 112 या 108 पर कॉल करना। अब इस पॉइंट पर ना साइकोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। हमने अक्सर देखा है कि जब वहाँ भीड़ जमा होती है तो लोग हवा में बस चिल्लाने लगते हैं, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी किसी को फोन करो। लेकिन असल में कोई अपना फोन नहीं निकालता। हाँ, बिल्कुल वैसा ही होता है। इसको ना बाईस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। सही बात है। जब आसपास बहुत सारे लोग होते हैं तो हर किसी का दिमाग एक ही तरीके से काम करता है कि कोई और तो कॉल कर ही लेगा। जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो उस पूरी भीड़ में बट जाती है और लास्ट में कोई भी एक्शन नहीं लेता। और इसको तोड़ने का जो तरीका इस चैप्टर में बताया गया है ना, वो मुझे एक मूवी डायरेक्टर के काम करने के तरीके जैसा लगा। वो कैसे? जैसे एक डायरेक्टर जब फिल्म के सेट पर होता है तो वो भीड़ को ऐसे ही हवा में नहीं छोड़ देता। वो अपने एक्टर्स को उनके स्पेसिफिक रोल देता है। ठीक उसी तरह अगर हादसे की जगह पर कोई व्यक्ति मदद के लिए आगे आता है तो उससे उस भीड़ को सिर्फ एक्स्ट्रास की तरह वहां तमाशा नहीं देखने देना चाहिए। उसे सीधा किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा करना चाहिए, जैसे कि आप वो नीली जैकेट वाले भाई साहब, आप 112 पर कॉल करें और मुझे बताएं कि ऑपरेटर ने क्या कहा। ये जो डेलीगेशन है ना, काम सौंपने का, ये तुरंत उस बाईस्टैंडर इफेक्ट को तोड़ देता है। ये वाकई एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि जब जिम्मेदारी किसी एक इंसान पर फिक्स कर दी जाती है तो वो ऑटोमेटिकली तुरंत एक्शन लेता है। अब जब एम्बुलेंस रास्ते में है तब हमारा फोकस उस घायल व्यक्ति पर आता है, और यहाँ लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। किस तरह की गलती? वो आपाधपी में घायल इंसान को तुरंत उठाने की कोशिश करते हैं या किसी प्राइवेट गाड़ी की पिछली सीट पर धंसने लगते हैं। जब तक वहां कोई आग ना लगी हो या कोई और बहुत ही अर्जेंट खतरा ना हो, घायल इंसान को उसकी जगह से बिल्कुल नहीं हिलाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा होता है ना? हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि हीरो घायल इंसान को झटके से अपने कंधे पर उठा लेता है और भागने लगता है, लेकिन रियल लाइफ में हमारी रीढ़ की हड्डी छोटे छोटे मनकों यानी वर्टिब्रे से बनी होती है, जिसके ठीक बीच से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। तो एक्सीडेंट के झटके से वो वर्टिब्रे अपनी जगह से खिसक सकते हैं। आपने बिल्कुल सही साइंस पकड़ी है यहाँ। देखिए, अगर किसी की गर्दन या पीठ में चोट लगी है और उसे किसी बोरी की तरह गलत तरीके से उठाया जाए तो वो जो खिसकी हुई हड्डी है वो किसी कैंची की तरह अंदर स्पाइनल कॉर्ड को काट सकती है। ओह माय गॉड। हाँ, और अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई ना तो वो इंसान पूरी जिंदगी के लिए पैरालिसिस का शिकार हो सकता है। इसीलिए जब तक प्रोफेशनल पैरामेडिक्स स्ट्रेचर और नेक ब्रेस लेकर ना आए, उन्हें हिलाना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर उस इंतजार के वक्त में वो राहगीर क्या करे? मतलब बस चुपचाप उनके पास खड़ा रहे और देखता रहे? नहीं, उनके पास घुटनों के बल बैठें और उनसे बात करना शुरू करें। ये देखने में बहुत ही छोटी चीज लगती है, लेकिन इसका मेडिकल असर बहुत बड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति बुरी तरह घायल होता है ना, तो वो धीरे धीरे मेडिकल शॉक में जा रहा होता है।
वेट, यहाँ शॉक का मतलब सिर्फ डरना या घबराना नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं। मेडिकल शॉक एक ऐसी कंडीशन है जहां शरीर का ब्लड प्रेशर अचानक से इतना तेजी से गिर जाता है कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स तक खून पहुंचना ही बंद हो जाता है। ये अपने आप में एक जानलेवा स्थिति होती है। अच्छा। तो ऐसे में जब कोई उनके पास बैठकर कहता है कि मेरा नाम ये है, एम्बुलेंस रास्ते में है, आप अकेले नहीं हैं, बस अपनी आंखें खुली रखिए, तो वो एक इंसानी आवाज़ उनके दिमाग को शांत करने का काम करती है। ये उनके हार्ट रेट को स्टेबल रखने और शॉक के उस खतरनाक रिएक्शन को धीमा करने में बहुत मदद करता है। वाह, सिर्फ बात करने में भी इतनी बड़ी साइंस छुपी है, ये जानकर सच में हैरानी होती है। लेकिन अगर वो इंसान बेहोश है और सांस ही नहीं ले रहा है, तब तो ये क्रिटिकल इमरजेंसी बन जाती है ना। ऐसे में सीपीआर की बात आती है, आई गेस। हाँ, अगर किसी को सीपीआर आता है तो तुरंत शुरू कर देना चाहिए। लेकिन सीपीआर के पीछे का लॉजिक ये नहीं है कि फिल्मों की तरह अचानक से इंसान खांस कर उठ जाएगा और उसे होश आ जाएगा। हाँ, फिल्मों में तो ऐसे ही दिखाते हैं। राइट, पर रियलिटी अलग है। सीपीआर का मेन काम है अपने हाथों का इस्तेमाल करके उस घायल व्यक्ति के दिल को एक मैनुअल पंप की तरह चलाना। जब हम छाती पर दबाव डालते हैं तो शरीर में जो बचा हुआ ऑक्सीजन वाला खून है वो दिमाग तक पहुंचता रहता है, ताकि जब तक एम्बुलेंस वहां आए उसके दिमाग के सेल्स जिंदा रहें। और अगर किसी को सीपीआर देना नहीं आता हो तो फोन पर मौजूद 112 का ऑपरेटर उन्हें स्पीकर पर रखकर स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता है कि कैसे करना है। सही है। अब आते हैं उस स्थिति पर जहां सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है, यानी खून का बहना। इस चैप्टर में ब्लीडिंग कंट्रोल करने का जो रूल बताया गया है वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। रूल कहता है कि किसी भी साफ कपड़े से घाव पर सीधा दबाव या डायरेक्ट प्रेशर बनाएं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि उस कपड़े को बार बार उठाकर चेक न करें कि खून रुका या नहीं। इसके पीछे ना हमारा नेचुरल क्लॉटिंग मैकेनिज्म काम करता है। जब शरीर से खून बहता है तो खून में मौजूद जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एक जाल या मैश बनाने लगते हैं ताकि खून को बहने से रोका जा सके। इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। जब हम कपड़े से दबाव बनाते हैं तो हम उस जाल को बनने में मदद कर रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी लीक होते हुए पानी के पाइप को हाथ से रोकना। अगर पाइप का प्रेशर रोकने के लिए कोई हाथ लगाता है और फिर बार बार हाथ हटाकर देखता है कि पानी रुका या नहीं, तो ऑब्वियसली जो भी वहां सील बन रही थी वो टूट जाएगी और पानी ऐसे ही बहता रहेगा। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। खून के साथ भी बिल्कुल यही होता है। अगर कोई हर 10 सेकंड में कपड़ा हटाकर देखेगा तो वो जो प्लेटलेट्स का जाल बन रहा था वो टूट जाएगा और शरीर को वो पूरा प्रोसेस फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो अगर वो कपड़ा पूरी तरह खून से भीग जाए तब क्या करें? अगर पहला कपड़ा खून से पूरा भीग भी जाए ना तो उसे हटाने के बजाय उसके ठीक ऊपर से एक और साफ कपड़ा रख देना चाहिए और अपना दबाव बनाए रखना चाहिए। राइट। और जब ये सारी मेडिकल कोशिशें चल रही हों, ठीक उसी वक्त आसपास के माहौल को मैनेज करना भी जरूरी है। हमने देखा है दुर्घटना होते ही लोगों की कितनी भीड़ लग जाती है, हर कोई वहां अपना सजेशन देने लगता है। तो उस भीड़ को पीछे करना या क्राउड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। घायल व्यक्ति को उस वक्त सबसे ज्यादा हवा चाहिए होती है। अगर दर्जनों लोग चारों तरफ एक दीवार बनाकर खड़े हो जाएंगे तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति वहां मदद कर रहा है उसे एक लीडर की तरह आगे आकर लोगों को पीछे हटने के लिए कहना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जो एम्बुलेंस आ रही है उसके लिए क्लियर रास्ता बनवाना चाहिए। हाँ, और जब हालात थोड़े ठीक हो जाएं और सब सेफ हों तब डॉक्यूमेंटेशन का काम आता है। एक्सीडेंट सीन की फोटो ले लेना बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह में बहुत काम आता है। और लास्ट में जब पुलिस और एम्बुलेंस आ जाए तो उन्हें बिल्कुल सही और क्लियर जानकारी देना कि एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, कैसे मदद की गई। ये पूरी प्रोसेस ही उस गोल्डन आवर को एक सक्सेस स्टोरी में बदल सकती है। ये सारे बेसिक स्टेप्स ही किसी आम राहगीर को एक लाइफ सेवर बनाते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी, जरा सोचिए क्या हो अगर स्थिति पूरी तरह से पलट जाए। मतलब मान लीजिए कि कोई सड़क से ऐसे ही गुजर नहीं रहा है, बल्कि उसी की गाड़ी से वो एक्सीडेंट हो गया है, या फिर कोई इंसान खुद उस सड़क पर घायल पड़ा है। जब ये भूमिकाएं बदल जाती हैं तब इंसान की साइकोलॉजी बहुत अलग तरीके से काम करती है ना। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल और रियल सिनेरियो है। अगर किसी व्यक्ति की वजह से एक्सीडेंट हुआ है तो इंसान का सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट वहां से भागने का ही होता है। और इसको समझना बहुत मुश्किल भी नहीं है। I mean, इंसान का दिमाग उस वक्त पूरी तरह पैनिक में होता है। दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे को भांपता है, यानी एमिगडाला, वो कंप्लीटली टेक ओवर कर लेता है। हाँ।
इंसान सोचता है कि अगर वो यहाँ रुका तो आसपास की जो पब्लिक है वो उसे मारेगी, या फिर पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए उस मोमेंट पर सबसे आसान रास्ता वहां से भागना ही लगता है। देखिए, ये इंस्टिंक्ट नेचुरल जरूर हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा विनाशकारी भी है, मेडिकल और लीगल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति वहां रुकता है और खुद पुलिस को बुलाता है और मदद करने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि वो उस घायल इंसान की जान बचा ले। सही बात है। कानून भी ऐसे इंसान के साथ थोड़ी नरमी बरतता है जिसने वहां रुककर अपनी जिम्मेदारी निभाई हो। लेकिन अगर वो भाग गया, जैसे हम हिट एंड रन कहते हैं, और उस घायल इंसान की मौत हो गई, तो फिर वो केस सिर्फ एक आम एक्सीडेंट नहीं रह जाता, वो एक बहुत गंभीर अपराध बन जाता है। तो भागना सिर्फ एक लीगल फेलियर नहीं है, ये मोरल फेलियर भी है। बिल्कुल, अपनी गलती मानकर वहां रुकना बहुत हिम्मत का काम है, लेकिन लाइफ लॉन्ग रिग्रेट और कड़ी सजा से बचने का यही एक रास्ता है। और अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें, अगर कोई व्यक्ति खुद ही विक्टिम है और सड़क पर घायल पड़ा है, तब क्या? अगर कोई घायल है लेकिन उसे थोड़ा होश है, तो उसका सबसे पहला काम है अपने दिमाग को शांत रखना। और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले स्पाइनल इंजरी के बारे में बात की ना, अगर घायल व्यक्ति को अपनी गर्दन या पीठ में दर्द महसूस हो रहा है, तो उसे बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। अक्सर भीड़ ना हमदर्दी में लोगों को उठाने लगती है। ऐसे में घायल व्यक्ति को पूरी ताकत से चिल्लाकर लोगों को बोलना चाहिए कि मुझे मत उठाओ, मेरी पीठ में दर्द है, आप लोग सिर्फ एम्बुलेंस को बुलाओ। इसके अलावा इस चैप्टर में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक बहुत बड़े राइट का जिक्र है, जो हमारे सभी सुनने वालों को पता होना ही चाहिए। हम देखते हैं कि लोग हॉस्पिटल जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इमरजेंसी वार्ड में जाते ही लाखों का बिल बन जाएगा। हाँ, ये एक बहुत कॉमन डर है। लेकिन लॉ ये कहता है कि कोई भी हॉस्पिटल, चाहे वो इंडिया का सबसे महंगा प्राइवेट हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, किसी भी सड़क दुर्घटना के विक्टिम से इमरजेंसी केयर के लिए एडवांस पेमेंट की डिमांड नहीं कर सकता, और ना ही वो लोग इलाज शुरू करने के लिए किसी पुलिस क्लियरेंस का इंतजार कर सकते हैं। जान बचाना उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी लीगल जिम्मेदारी है। और यही चीज हमें उस डर की जड़ तक ले जाती है जिसके कारण लोग मदद करने से हिचकिचाते हैं। देखिए, लोग खून से इतना नहीं डरते, लोग असल में सिस्टम से डरते हैं। पुलिस के सवालों का डर, कोर्ट में बार बार गवाही देने बुलाए जाने का डर, और हॉस्पिटल वालों द्वारा पैसे मांगने का डर। वही तो। और इसी डर को खत्म करने के लिए हमारे देश में गुड समैरिटन लॉ यानी नेक मददगार कानून लागू किया गया है। अगर हम इस कानून को एक पिक्चर की तरह देखें, तो ये एक इनविजिबल शील्ड या एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है। जब भी कोई व्यक्ति सड़क पर किसी अनजान की मदद करने के लिए आगे आता है, तो इंडिया का कानून उसके ऊपर ये ढाल रख देता है। ये बहुत पावरफुल कानून है। ये क्लियरली कहता है कि जो व्यक्ति दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करता है, पुलिस उसे किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर सकती। कोई भी पुलिस ऑफिसर उन्हें रोक कर नहीं रख सकता, ना ही उनसे जबरदस्ती गवाही देने को कह सकता है। अगर वो मददगार अपनी मर्जी से अपना नाम और नंबर भी नहीं देना चाहता ना, तो उसे इसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। और जैसा आपने बताया, हॉस्पिटल तो उनसे 1 रुपया भी नहीं मांग सकते। ये ढाल सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि लोग बिना किसी सिस्टम के डर के उस 7 मिनट के लाइफ सेविंग गैप को भर सकें। ये डिटेल्स अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। और जब हम ताकत की बात कर ही रहे हैं, तो इस चैप्टर में एक और बहुत ही छोटा लेकिन सच में एक मास्टर स्ट्रोक कॉन्सेप्ट है, ICE, यानी इन केस ऑफ इमरजेंसी। हाँ, आज के समय में देखिए तो लगभग हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, और हर फोन में एक मेडिकल ID या IC फीचर होता ही है। इस फीचर के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी लॉक स्क्रीन पर ही अपने किसी फैमिली मेंबर का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ब्लड ग्रुप, और अगर कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है तो वो सब सेट कर सकता है। और ये कितनी सोचने वाली बात है ना, कि हम लोग हम सारे इंसान रोजाना अपने फोन पर शॉर्ट्स और रील स्क्रॉल करने में घंटों निकाल देते हैं, लेकिन अपनी खुद की जान बचाने वाले इस छोटे से फीचर को सेट करने में, जिसमें मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, हम उसे इग्नोर करते रहते हैं। सही बात है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश है, तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसका फ़ोन लॉक होता है। पैरामेडिक्स या वहाँ आसपास के लोग उसके घर वालों को इन्फॉर्म ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर किसी का IC फीचर सेट है, तो कोई भी बाईस्टैंडर उस लॉक स्क्रीन से ही उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप देख सकता है और बिना फ़ोन अनलॉक किए उसके परिवार को कॉल मिला सकता है। ये तो बहुत क्रूशल है।
बिल्कुल। एक्सीडेंट के वक्त जब एक एक सेकंड इतना कीमती होता है, तब वो 2 मिनट की फ़ोन वाली तैयारी किसी की जान बचाने का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बार समेटें तो गोल्डन आवर की वैल्यू को समझना और उस 7 मिनट में बाईस्टैंडर इफेक्ट को तोड़कर एक लीडर की तरह आगे आना सबसे ज़रूरी है। सीन को सबसे पहले सेफ बनाना, किसी एक इंसान को पॉइंट करके एम्बुलेंस बुलाना, घायल इंसान को हिलाने से बचना, उनसे बस कंटिन्यूसली बात करके उनके शॉक को कम करना और उस कपड़े को बिना हटाए ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, ये सारे वो स्टेप्स हैं जो किसी की जान बचा सकते हैं। और ये ध्यान रखना कि गुड समैरिटन लॉ एक ढाल बनकर आपकी रक्षा के लिए मौजूद है। सही। और एंड में ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि उस नाजुक पल में पैनिक को खुद पर हावी ना होने दिया जाए और इस नॉलेज का सही से यूज़ किया जाए। तो इस चर्चा को अब ख़त्म करते हुए ज़रा उस शुरुआती सीन पर हम वापस लौटते हैं। वो हाईवे का अंधेरा, वो टूटी हुई गाड़ी और एम्बुलेंस के आने में बचे हुए वो लंबे 7 मिनट। अगर आज हमारा स्मार्टफोन आईसी फीचर के ज़रिए हमारी बेहोशी की हालत में हमारी आवाज़ बन सकता है, तो ज़रा सोचिए फ्यूचर में ऐसी और कौन सी रोज़मर्रा की टेक या गैजेट्स हो सकते हैं जिन्हें हम उस गोल्डन आवर में इंसानी जान बचाने के लिए रीपर्पस कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग थॉट। क्या हमारी स्मार्ट वॉच जो आज सिर्फ हमारे स्टेप्स गिनती हैं, कल वो अपने आप एम्बुलेंस बुलाने और हमारा बेसिक मेडिकल डेटा सीधा पैरामेडिक्स को भेजकर हमारा सबसे अच्छा गुड समैरिटन बन सकती है। एम्बुलेंस को आने में वो 7 मिनट तो लगेंगे ही, लेकिन अगर हमारे गैजेट्स और हम सब पूरी तरह तैयार हों तो मदद का वो ह्यूमन ब्रिज कभी नहीं टूटेगा। हमारे सभी सुनने वालों से यही रिक्वेस्ट है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।